Art of Seduction. Book by Robert Greene. Introduction. अपने उस डिजायर पर्सन के बारे में इमेजिन करें जिसे आप लाइक करते हैं। आप उनकी उन क्वालिटीज के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। फिर उस दिन को इमेजिन कीजिए जब आप अपने डिजायर पर्सन के साथ समय बिताएंगे। उन जगहों के बारे में सोचिए जहां आप उनके साथ जाएंगे और उन चीजों को भी इमेजिन करिए जो आप अपने डिजायर पर्सन के साथ करेंगे। ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है। ये बुक आपको गाइड करेगी कि ऐसा होना कैसे पॉसिबल है। इस बुक में आप अपने टारगेट को सेड्यूस करने के कुछ इफेक्टिव तरीके सीखेंगे और साथ ही आप संसार के सबसे सेडक्टिव पुरुषों और महिलाओं की लव स्टोरीज भी पढ़ेंगे। हो सकता है अभी आपको खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर थोड़ा डाउट हो, लेकिन आप जल्दी ही जान जाएंगे कि सेडक्शन का अल्टीमेट सीक्रेट एक खूबसूरत चेहरा या परफेक्ट बॉडी का होना नहीं है, बल्कि सेडक्शन के स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करना है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे सच्चा प्यार पाने वाले डिजायर्ड और अडोर्ड पर्सन बन सकते हैं। चूज द राइट विक्टिम। सेडक्शन का पहला फेस होता है अपने डिजायर्ड पर्सन को अट्रैक्ट करना और उसका इंटरेस्ट अपनी तरफ लाना। आप एक सही टारगेट को ढूंढे, फिर खुद को ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनाकर उनसे इनडायरेक्टली अप्रोच करें। विकोम्टे डी वालमोंट। विकोम्ट दे वालमोंट जवान लड़कियों और अमीर लोगों की बीवियों को सेड्यूस करने वाले एक जाने-माने सेड्यूसर थे। वो एक लिबर्टाइने थे, जिसका मतलब है कोई ऐसा जो बिना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल प्रिंसिपल्स या सेक्सुअल लिमिटेशंस के कुछ भी करते हैं। पेरिस की ज्यादातर औरतें वालमोंट के प्यार के जाल में आसानी से फंस जाती थी, जिससे वो जल्द ही बोर फील करने लगे और पेरिस को छोड़कर वहां से कुछ दूर एक दूसरे प्रोविंस में अपनी आंटी के साथ उनकी हवेली में रहने लगे। यहाँ वालमोंट अक्सर खुली हवा में घूमने निकल जाते, वहां के लोकल पुजारियों से बातें करते और ताश खेलते। उनका ये नया रूटीन इतना डिफरेंट था कि उनके शहर वाले दोस्तों को लगा कि वो जल्द ही सब कुछ छोड़-छाड़ कर पेरिस चले आएंगे। लेकिन उस हवेली में और भी मेहमान रुके हुए थे, जिनमें फ्रेंच मिनिस्टर की खूबसूरत वाइफ भी थी। उसका नाम था मैडम डी टॉरवेल। मैडम दे टॉरवेल जिनके पति काम के सिलसिले में कहीं दूर गए हुए थे। वालमोंट मैडम दे टॉरवेल को पहले भी देख चुके थे। वो वाकई में काफी खूबसूरत थी, लेकिन लोग उसे एक ढोंगी औरत कहते थे जो खुद को बहुत धार्मिक और अपने पति के प्रति बहुत लॉयल दिखाने का ढोंग करती थी। मैडम डी टॉरवेल कोर्ट अटेंड नहीं करती थी और कपड़ों के मामले में भी उनकी पसंद काफी खराब थी, यहाँ तक कि वो बातचीत में भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी वालमोंट उनके यूनिक चार्म को अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो गए थे। वो उसके पीछे पीछे उस चर्च तक जाने लगे जहां वो रोज प्रे करने जाती थी। डिनर और कार्ड गेम्स के दौरान भी वो उसी को देखते रहते थे। ऐसा लगता था मैडम दे टॉरवेल अपनी खूबसूरती से अनजान थी। गर्मी का मौसम होने की वजह से वो सफ़ेद लिनन की ड्रेस पहनती थी, जिसमें उनकी बॉडी की शेप साफ रिवील होती थी। साथ ही वह अपनी ब्रेस्ट पर मलमल का पतला सा कपड़ा भी डालती थी, जो वालमोंट को मैडम दे टॉरवेल के शरीर के बारे में इमेजिन करने को मजबूर कर देता था। उनके बाल हमेशा उलझे रहते थे, जैसे लगता था वह सीधे बिस्तर से उठकर आई है। मैडम दे टॉरवेल का चेहरा बड़ा ही एक्सप्रेसिव था। वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए भिखारियों को भीख देती थी। अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो वह शर्मा जाती थी। वह सेल्फ कॉन्शियस नहीं बल्कि सिंपल थी। मैडम दे टॉरवेल भगवान और अपने हस्बैंड का जिक्र बड़े पैशंस के साथ करती थी। यह देखकर वालमोंट उन्हें पाने के लिए और एंग्शियस हो गया और सोचने लगा कि क्या उनका ये पैशन उसके साथ एक अफेयर में बदल सकता है। इसलिए उसने हवेली में अपनी छुट्टियां और बढ़ा ली, जिसने उसकी आंटी खुश कर हो गई, हालांकि उन्हें इसकी असली वजह पता नहीं थी। वालमोंट ने एक दोस्त को खत लिखा कि उसका नया गोल मैडम दे टॉरवेल को सेड्यूस करना है। उसके दोस्त ने जवाब में लिखा कि उस औरत के लिए इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह एक ढोंगी औरत है। उसके साथ समय बिताने में उसे कोई प्लेजर नहीं मिलेगा, उस पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर वालमोंट उसे सेड्यूस करने और अगर वालमोंट उसे सेड्यूस करने में फेल हो गया तो बहुत बदनामी भी होगी, क्योंकि उस औरत का पति उससे दूर रहता है। इन सारे खतरों को जानने के बाद वालमोंट का उन्हें सेड्यूस करने का इरादा और पक्का हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी
कि मैडम दे टोरवेल वालमॉन्ट के सेड्यूसर होने की बात जानती थी। वो जानती थी कि उसके साथ अकेले वक्त बिताना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वालमॉन्ट ने खुद को एक ईमानदार और सिंसियर इंसान साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। वो अक्सर चर्च जाता और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इसके बावजूद भी मैडम दे टोरवेल उसे अवॉइड कर रही थी। इसके बाद वालमॉन्ट ने ये जानने की कोशिश की मैडम दे टोरवेल उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। इसके लिए वालमॉन्ट ने एक प्लान बनाया और उसके मुताबिक अपनी आंटी और मैडम डी टोरवेल को वॉक पर इनवाइट किया। वालमॉन्ट ने एक ऐसी खूबसूरत जगह जाने का निर्णय लिया जहां पहुंचने के लिए रास्ते के बीच में एक गड्ढे को पार करना पड़ता था, जिसे कोई लेडी बिना किसी और की मदद के क्रॉस नहीं कर सकती थी। वालमॉन्ट ये जानता था। जब वह सब वॉक करते हुए उस पॉइंट पर पहुंचे जहां गड्ढा था, तो वालमॉन्ट ने अनजान बनते हुए कहा, यहाँ तक आकर वापस जाना बेकार होगा, यहाँ से काफ़ी दिलकश नज़ारे दिखाई देते हैं। फिर उसने अपनी आंटी को उठाकर गड्ढा पार करा दिया, जिसे देखकर मैडम डी टोरवेल हंस पड़ी क्योंकि वह समझ गई थी आंटी के बाद ऐसा करने की उनकी बारी थी। उन्होंने अपनी बाहें वालमॉन्ट के गले में डाल दी। वालमॉन्ट मैडम दे टोरवेल उठाते समय थोड़ा लड़खड़ा गए थे, इसलिए घबराकर मैडम दे टोरवेल ने अपनी बाहों से वालमॉन्ट को कसकर जकड़ लिया। अब मैडम दे टोरवेल वालमॉन्ट के इतने करीब थी कि वालमॉन्ट अपने सीने में उसके जोर से धकड़ते हुए दिल को महसूस कर रहे थे। और मैडम दे टोरवेल का चेहरा वालमॉन्ट के इतने करीब था, वह उन्हें ब्लश करते हुए भी देख रहे थे। वालमॉन्ट अब समझ गया था कि मैडम दे टोरवेल को भी उसमें इंटरेस्ट है और वह अपने सेडक्शन को जारी रख सकते हैं। उसे अपने अनुभव से पता था कि जल्दी ही मैडम दे टोरवेल उसकी दीवानी हो जाएगी और वह चैलेंज जीत जाएंगे। विकोम्टे वालमॉन्ट और मैडम दे टोरवेल फ्रेंच नॉवेल डेंजरस लेज़ांस के कैरेक्टर्स हैं। इसे 18वीं सेंचुरी में चोडेरलोस डे लक्लॉस ने लिखा था। शुरुआत में वालमॉन्ट को लगा कि उनकी सेडक्शन की आदत अब प्रेडिक्टेबल बन गई है। यही चेक करने के लिए उन्होंने अपना कदम उठाया और उस औरत ने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले वालमॉन्ट का सामना मैडम दे टोरवेल जैसी औरत से नहीं हुआ था। उन्होंने इस तरह की औरत को कभी पहले सेड्यूस नहीं किया था। वह मैडम दे टोरवेल की तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं हुआ कि वो खूबसूरत, अमीर और दूसरे मर्दों की चाहत थी, बल्कि इसलिए अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि उन्होंने वालमॉन्ट को अनजाने में इशारा दे दिया था कि वो भी उसमें इंटरेस्टेड है। जैसे कभी कभी मैडम दे टोरवेल वालमॉन्ट के सामने अपनी अनकवर्ड बाहें एक्सपोज करती या उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती, अक्सर वह कुछ ऐसी शरारतें करती रहती थी कि वालमॉन्ट उन्हें नोटिस करें। यह देखकर वालमॉन्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि उन्हें टेस्ट किया जाए। उसके लिए मैडम डी टोरवेल एकदम परफेक्ट विक्टिम थी। वो एक अकेलेपन से बोर भोली औरत थी। उसकी जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं था और शायद इसीलिए वो वालमॉन्ट की चालें नहीं समझ पाई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने यकीन था कि उन्हें सेड्यूस नहीं किया जा सकता। हममें से ज्यादातर लोग दूसरों के चार्म से बच नहीं पाते। यही वजह है कि हम खुद को प्यार में पड़ने से बचाते हैं। लेकिन मैडम डी टोरवेल ने खुद पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया था। इसीलिए वालमॉन्ट को बड़ी आसानी से पता चल गया कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। जीवन छोटा है, हमें अपना समय और मेहनत उस इंसान पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो हम में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको सेड्यूस करने के लिए अपना टारगेट केयरफुली डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगा तभी सेडक्शन के अगले स्टेप्स उस इंसान पर इफेक्टिव होंगे। आपका परफेक्ट टारगेट शायद फिजिकली या पर्सनैलिटी ट्रैट्स में आपसे मैच ना करता हो, लेकिन आप उनकी तरफ स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करते हैं। आप दोनों के बीच यह टेंशन हमेशा बनी रहती है कि कहीं आपका विक्टिम आपसे डरने ना लगे या आपको नापसंद ना करे। ये टेंशन आपके सेडक्शन को और स्ट्रांग बनाती है। इसलिए हमेशा पहले ये देख ले कि पानी कितना गहरा है, यानी पता लगाए कि आपका विक्टिम भी आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो सेडक्शन का नेक्स्ट स्टेप लेकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। 17वीं सेंचुरी फ्रांस में एनी मारी लुइस डी ऑर्लियंस एंड मेरी लुइस डी ऑर्लियंस मॉन्टपेंसियर की रानी थी। उन्हें ला ग्रांडे मेडेमोइसेले ला ग्रैंड मैडमवजेल के नाम से भी जाना जाता है। जब वह एक छोटी सी बच्ची थी, उनकी मां की डेथ हो गई।
उनके पिता ने रीमैरिज करी और उन्हें छोड़ दिया। ला ग्रांडे मैडेमोइसेले ला ग्रैंड मैडमवज़ेल एक अमीर और पावरफुल फैमिली से थी, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्हें कभी प्यार नहीं मिला। वह किंग हेनरी फो की पोती और राज्य के वारिस लुइस 14 की कजिन थी। उनके लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते आए, जैसे होली रोमन एम्परर के बेटे और स्पेन के किंग जिनकी पहली पत्नी मर चुकी थी, यहाँ तक कि खुद लुइस 14 का रिश्ता उनके लिए आया। लेकिन ये सारे रिश्ते राजनीतिक मकसद से थे या फिर उनके परिवार की बेशुमार दौलत को देखते हुए आए थे। इनमें से किसी रिश्ते ने भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, वह इन लोगों से शायद ही कभी मिली थी। ग्रांडे मैडेमोइसेले ला ग्रैंड मैडमवज़ेल पुराने ख्यालात की औरत थी जो हिम्मत, ईमानदारी और बहादुरी जैसी खूबियों पर विश्वास करती थी। उन्हें ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो उनसे सिर्फ पावर और पैसे के लिए शादी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमेशा कुंवारी रहना डिसाइड किया। लेकिन 1669 में ग्रांडे मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल ड्यूक लाउजून मार्विस एंटोनिन पेगुइलीन ड्यूक लॉजून मार्कीस एंटोनिन पेगाइलन से मिली। उस वक्त वह पहले से ही 42 साल की थी। लाउजून किंग लुइस 14 का चहेता था। वो एक बहादुर, इंटेलिजेंट सोल्जर होने के अलावा एक स्किलफुल सेड्यूसर भी था। लॉजून कद का छोटा और साधारण शक्ल का आदमी था, लेकिन युद्ध के मैदान में लॉजून बोल्ड और अनस्टॉपेबल था। ला ग्रांडे मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल ने उसे कई सालों पहले देखा था, लेकिन 1669 में दोनों की पहली बार बातचीत हुई। वो जानती थी कि लॉजून औरतों का शौकीन है, लेकिन फिर भी उन्हें वो अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद दोनों फिर मिले और उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। लॉजून ने उनसे अपने फेवरेट राइटर कॉर्नेल के हेरोइज्म और मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल के पसंद के दूसरे टॉपिक्स पर बात की। इसके बाद दोनों जल्दी मिलने लगे। लॉजून और ग्रांडे मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल दोस्त बन गए थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि उनके लिए लॉजून से बात करना दिन भर का सबसे खूबसूरत पल होता था। जब वो कोर्ट में नहीं होता था तो वो उसे मिस करती थी। ग्रांडे मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल लॉजून के लिए अजीब से इमोशन महसूस कर रही थी, जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। कुछ दिन बाद ग्रांडे मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल को 2 हफ्तों के लिए पेरिस से जाना पड़ा। लॉजून अचानक उनसे मिलने वहां आ पहुंचा और कहा कि जब तक वह पेरिस से बाहर है, वह उनके कॉन्फिडेंट और एक भरोसेमंद दोस्त की हैसियत से कोर्ट में रहेगा। लॉजून काफी बहादुर और पोएटिक आदमी था। उसके पोएटिक शब्द मैडेमोइसेले मैडमवज़ेल को इतना कंफ्यूज कर देते थे। वह समझ ही नहीं पाती थी कि वह आखिर कहना क्या चाहता है। ला ग्रांडे मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाई और फाइनली उन्होंने और अपनी डायरी में कबूल करते हुए ये लिखा कि वो लॉजून से प्यार करती है और उसने ने उनके दिल पर कब्जा कर लिया है और इस फीलिंग को रोकना अब इनके बस से बाहर है। जल्द ही उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें सीधे जाकर लॉजून को ये बता देना चाहिए। लॉजून को विश्वास में लेकर उन्होंने उसे उन रिश्तों के बारे में बताया जो उसके लिए आए थे। उन्हें लगा शायद लॉजून को जलन होगी, पर वह उनका इशारा समझ नहीं पाया। लॉजून ने उनसे पूछा कि जब वह अकेली इतनी खुश है तो शादी क्यों करना चाहती है, उसके जैसी औरत के लायक भला कौन होगा। ग्रांडे मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल हफ्तों तक कोशिश करती रही, लेकिन लॉजून ने उन्हें अपने दिल का राज नहीं बताया। उन्होंने समझा कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो वो उससे उम्र में 6 साल बड़ी है और उससे कहीं ज्यादा ऊंची हैसियत रखती है। कुछ महीनों बाद किंग लुईस के भाई की पत्नी चल बसी। किंग ने अपने भाई के लिए ला ग्रांडे मैडेमोइसेले ग्रैंड मैडमवज़ेल का हाथ मांगा। साफ जाहिर था कि राजा के भाई को सिर्फ उसकी दौलत से मतलब था। ला ग्रांडे ने फिर लॉजून से सलाह ली। उसने कहा कि वो किंग के लॉयल सर्वेंट्स हैं, इसलिए उनकी सलाह यह है कि ग्रैंड मैडमवज़ेल को किंग की इच्छा माननी चाहिए। मैडमवज़ेल को लॉजून की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन इसके बाद लॉजून ने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया था, जैसे वह कभी दोस्त थे ही नहीं। उनकी इस हरकत से ग्रैंड मैडमवज़ेल को लॉजून पर बेहद गुस्सा आया और उन्होंने किंग का ऑफर भी ठुकराते हुए उनसे कह दिया कि वह यह शादी नहीं कर सकती और यह उनका अंतिम फैसला है।
कुछ दिनों बाद ग्रांडे मैडेमोइस्लेले ग्रैंड मैडमवज़ेल ने लाओजुन लॉजुन के साथ फिर एक मीटिंग रखी और लॉजुन को चुपके से एक कागज का एक टुकड़ा देते हुए कहा कि इसमें उस आदमी का नाम लिखा है जिससे वह शादी करना चाहती है, लेकिन आज वह इस कागज को अपने तकिए के नीचे रखे और अगली सुबह पढ़े। लाओजुन लॉजुन ने ऐसा ही किया और सुबह जब उसने उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, वो आदमी तुम हो। उस रात दोनों फिर से एक बार मिले। लाओजुन लॉजुन ने कहा कि सारा कोर्ट उस पर हंसेगा, लेकिन ग्रांडे मैडेमोइस्लेले ग्रैंड मैडमवज़ेल ने कहा कि वो इस रिश्ते के लिए सीरियस है। लाओजुन लॉजुन ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी कोर्ट को हुई जब कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। ग्रांडे मैडेमोइस्लेले ग्रैंड मैडमवज़ेल फ्रांस की सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग औरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्यूक डे लाओजुन लॉजुन को चुना था, जो एक लॉ रैंकिंग के आदमी होने के साथ ही एक ग्रेट सेड्यूसर भी थे। लॉजुन ने यह सब कुछ परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया था और उनका सीक्रेट था इनडायरेक्टली अप्रोच करना। लाओजुन लॉजुन ने पहली बातचीत में भी नोटिस कर लिया था कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट है और इसीलिए उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ग्रांडे मैडेमोइस्लेले ग्रैंड मैडमवज़ेल के लिए किसी ऐसे का मिलना जिससे वो शेरो शायरी, इतिहास और बहादुरी की बातें कर सकती थी बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि यह उनके सबसे फेवरेट टॉपिक्स थे। धीरे धीरे वह लाओजुन लॉजुन पर ट्रस्ट करने लगी, लेकिन फिर ग्रांडे मैडेमोइस्लेले ग्रैंड मैडमवज़ेल के दिल में सवाल उठने लगे कि क्या लाओजुन लॉजुन सिर्फ उससे दोस्ती करने में ही इंटरेस्टेड है? क्या वो उनसे अट्रैक्टेड नहीं है? इन थॉट्स के वजह से उन्हें महसूस हो गया कि वो उससे प्यार करने लगी है, और फिर उन्होंने राजा के भाई के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लाओजुन लॉजुन ने इनडायरेक्टली अप्रोच का यूज़ करते हुए ग्रैंड मैडमवज़ेल से मिलना जुलना एकदम छोड़कर उन्हें डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया।